गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल बी स्टार्ट द लेक्चर नंबर 5। हमने जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके लेक्चर 4 पढ़े हैं। जो मेरा प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हमने जो पढ़ा था वो आपके पास था कि कोई भी एक आपके पास कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी भी कंडक्टर के ऊपर किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम एक बार जो प्रीवियस लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 4 था, उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या था। उसमें सबसे पहले हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। तो आपके पास एक टर्म आई थी V=IR। ये आपने ओम्स लॉ के अंदर पढ़ा था, जो लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन डिपेंड ऑन दीज फैक्टर। तो जो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर था उसके अंदर जो मैंने सबसे पहला जो फैक्टर पढ़ा है वो था कि आपके पास अगर कोई भी रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ की। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है या आपके पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ आपके पास क्या होती है L। आपके पास कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर मैं मान लेता हूँ कि आपके पास जो मार्कर है वो कंडक्टर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपके पास जो लेंथ है वो L है। तो इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। और ये आपके पास इक्वेशन आ गई थी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। जो सेकंड पॉइंट था उसके अंदर मैंने कहा था कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, मतलब ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के जो इनर साइड होगी, इस कंडक्टर की जो इनर साइड होगी उस इनर साइड का जो को हम क्या कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। तो सेकंड जो टर्म आई थी वो आई थी R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A। और ये आपके पास इक्वेशन क्या थी सेकंड। ये मैंने पीछे जो लेक्चर नंबर 4 है उसके अंदर हमने इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है। जो थर्ड पॉइंट था वो आपके पास था कि आपके पास रेजिस्टेंस है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कंडक्टर किसका है, एल्यूमिनियम का है, आयरन का है, प्लास्टिक का है, वुड का है, किस चीज़ का आपके पास क्या है कंडक्टर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द कंडक्टर। तो ये आपके पास थर्ड टर्म थी जो लेक्चर नंबर 4 में पढ़ी। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो इसके आगे होगा, इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 होगा। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करता हूँ और आपसे जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जो आपके लाइक मिले हैं, कॉमेंट्स मिले हैं। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 1 ओम की जो मैंने आपके पास डेफिनेशन पूछी थी वो नहीं दे पाए। अब कमेंट के अंदर उसकी डेफिनेशन दें, जैसे ही आप सभी के कमेंट आ जाएंगे मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा। वैसे ओम्स लॉ की जो डेफिनेशन थी वो आपके पास सभी को पता है क्या थी कि V=IR था। आपके पास जो भी कंडक्टर था उस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो आज हम स्टार्ट करने जाते हैं ना वो आपके पास जो थर्ड पॉइंट था, जो थर्ड पॉइंट को हमने कहा था कि नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि आपके पास किस नेचर का बना हुआ है कंडक्टर है, वो किस नेचर का बना हुआ है। अगर मैं मान लूँ कि आपके पास कोई कंडक्टर है वो एल्यूमिनियम का है, अगर आपके पास एल्यूमिनियम का है या आपके पास दूसरा जो है वो किसका है आयरन का मान लेता हूँ, तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगा ना वो ज़्यादा होगा और इसका रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा कम होगा। इनको हम समझेंगे कि इसका ज़्यादा कैसे होता है और इसका कम क्यों होता है। अलग अलग टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो भी आप बुक यूज कर रहे हैं, NCERT है, दिनेश की है या और कोई भी आपके पास पब्लिशर है, उस बुक में आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे मैंने सिंपल एग्जाम्पल लिया कि आपके पास एक कंडक्टर है जिसको मैंने कहा कि एल्यूमिनियम का है, दूसरा कंडक्टर है वो आपके पास किसका है आयरन का। एल्यूमिनियम का जो कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी कम होती है। रजिस्टिविटी को हम पढ़ेंगे कि होती क्या है रजिस्टिविटी। ऐसे ही आपके पास आयरन है और आयरन की रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका रजिस्टेंस क्या होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि आगे हमें करना क्या है। देखिए जो आपके पास जो थर्ड पॉइंट था वो था नेचर ऑफ मटेरियल। जो हमारे पास थर्ड पॉइंट था वो क्या था नेचर ऑफ मटेरियल। हमने एग्जांपल ये लिया कि आपके पास कोई एल्यूमिनियम है, कोई आयरन है,
एल्यूमिनियम और आयरन को मैंने कहा कि जो एल्यूमिनियम होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है और आयरन का रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी आपके पास क्या होती है, कम होती है, और इसकी रेजिस्टिविटी आपके पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। आपने ये दो फैक्टर पढ़े थे पहले, इससे पहले आपने ये दो फैक्टर पढ़े कि R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के और R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ये दोनों फैक्टर आपने पढ़े। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। क्या इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होंगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या होंगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, एरिया के। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होगा। अब जो हम बात करेंगे, अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊं तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक रो इज इक्वल टू रो L अपॉन E। ठीक है, ये आपके पास क्या है, रो RHO रो। ठीक है, अब आपके पास किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो तीन चीज़ के ऊपर डिपेंड करने लग गया। किस चीज़ के ऊपर, एक तो लेंथ के ऊपर, कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के ऊपर, और एक आपके पास कांस्टेंट टर्म आ गई, क्या आ गई, रो आ गया। आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या आ गई, रो। और इसी रो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसी रो को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी। यही रो है वो आपके पास क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी। अगर यहाँ से आपके पास जो रेजिस्टिविटी है उसकी डेफिनेशन लिखें, मैं रेजिस्टिविटी को डिफाइन करूँ तो किस तरीके से करूँगा, देखो एक बार, ये हमारे पास डेफिनेशन है रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी क्या कहती है, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस भी यही काम करता है कि आपके पास जहाँ पर करंट फ्लो करता है, चार्ज का फ्लो होता है, उसको रजिस्ट करता है, उसका अपोज करता है। और रेजिस्टिविटी भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो क्या काम करेगी, किसी भी सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसका क्या करती है, रजिस्ट करती है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई रो। रो को मैंने यहाँ पर लिखा कि रो को हम किससे नोट करेंगे, RHO के नाम से हम रो को नोट करेंगे। ठीक है, मैं फिर से आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके पास जो थर्ड पॉइंट था लास्ट जो लेक्चर 4 में आपने देखा था वो था नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, एग्जांपल के लिए जैसे हमने लिया कि आपके पास एक आयरन है, एक आपके पास आयरन का कंडक्टर है और दूसरा जो आपके पास कंडक्टर है वो एल्यूमिनियम का था। तो एल्यूमिनियम है उसकी जो रजिस्टिविटी होगी वो आपके पास कम होगी, या उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आपके पास कम होगा। और आपके पास आयरन है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। पहला आपने फैक्टर ये पढ़ा था कि R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इसी तरीके से मैं इन दोनों को अगर कंबाइन करूंगा तो आपके पास टर्म आई, R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो आपके पास एक रो आई जो कांस्टेंट टर्म है जिसको RHO के नाम से हम जानते हैं रो। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ से हमने देखा कि रेजिस्टेंस है वो थ्री फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। किस के ऊपर डिपेंड करता है, जो पहला फैक्टर है वो आपके पास है एक लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। जो रेजिस्टिविटी होती है वो हर मटेरियल की कांस्टेंट होती है। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी है उसकी कुछ रेंज होती है, आयरन की जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी भी कुछ रेंज होती है। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा कि क्या होती है। तो रेजिस्टिविटी, इस रो को ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसलिए मैंने रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखी, रेजिस्टिविटी इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपके पास कोई भी सर्किट है उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसका क्या करेगा, ये रेजिस्ट करेगा। जो रेजिस्टिविटी है वो क्या करेगी, रेजिस्टिव। जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, आपके पास ज़्यादा होगा। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई रो। इसको किससे डिनोट करेंगे, रो से डिनोट करेंगे। इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो आपके पास क्या होगी, एसआई यूनिट।
पहले हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होगा, यहाँ से आप देखोगे आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो आपके पास है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। यहाँ से मैं रो की अगर फॉर्मूला निकालूँ तो रो इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, आर ए अपॉन एल। आर ए अपॉन एल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से देखो जो रेजिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट आपके पास क्या होती है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो फॉर्मूला हमारे पास आया है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो आपके पास क्या होती है, ओम लिख दिया मैंने। एरिया है, एरिया की जो एसआई यूनिट होगी वो आपके पास क्या होगी, मीटर स्क्वायर। और लेंथ आपके पास क्या होती है, मीटर। एक से आपके पास कैंसिल और आपके पास क्या आ गया, ओम मीटर। और ये आपके पास किसकी यूनिट आ गई, रजिस्टिविटी की यूनिट आ गई। कैसी यूनिट आ गई, एसआई यूनिट आ गई। ये आपके पास रजिस्टिविटी की यूनिट होगी ओम मीटर। क्या होगी, ओम मीटर, ठीक है। ये ओम का सिंबल थोड़ा सही बना लेना, पाई की तरह दिख रहा है, ठीक है। चलो इससे आगे देखते हैं हम। आगे स्टूडेंट्स देखो कि रजिस्टिविटी है वो आपके पास किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। अब हमारे पास जो रजिस्टिविटी है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि इट इज कांस्टेंट। आपके पास कोई भी एल्यूमिनियम है, आयरन है, वुड है, प्लास्टिक है, किसी भी मटेरियल का कंडक्टर बना हुआ है उसकी रजिस्टिविटी होगी, और उसकी रजिस्टिविटी होती है वो आपके पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सिल्वर की रजिस्टिविटी आपके पास मैं मान लेता हूँ कि सिल्वर की जो रजिस्टिविटी होती है वो 1.6 इंटू 10 कुछ ओम मीटर होती है। ऐसे ही आपके पास अगर उसकी कॉपर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास 1.62 इंटू 10⁸ ओम मीटर होती है। इसकी भी आपके पास 8 होती है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास अगर रजिस्टिविटी की बात करते हैं, आपके पास कैसा भी मटेरियल है, चाहे वो प्लास्टिक का हो, वुड का हो, कॉपर का हो, एल्यूमिनियम हो, आयरन हो, हर मटेरियल की आपके पास क्या होगी, एक रजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। पहला पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा। सेकंड जो पॉइंट कहता है कि रेंज ऑफ द रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एंड अलॉय इज 10⁻⁸ टू 10⁻⁶ ओम मीटर, ठीक है। आपके पास जो रेंज होती है किसकी, रजिस्टिविटी की जो रेंज होगी मेटल और अलॉय की, उन दोनों की जो रेंज होती है ना वो 10⁻⁸ से कहाँ तक होती है, 2 10⁻⁶ ओम मीटर की होती है। आपके पास पावर माइनस में है, इसका मतलब इन दोनों की जो रजिस्टिविटी होगी वो आपके पास क्या होगी, लो होगी। इसलिए जो मेटल है वो आपके पास क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। समझ में आई बात। पहला पॉइंट मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ। पहला पॉइंट मैं कहता हूँ कि इट इज़ द कांस्टेंट। रजिस्टिविटी है वो आपके पास हर मटेरियल की कांस्टेंट होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 1.6 इंटू 10⁻18 ओम मीटर है, ये आपके पास सिल्वर की रजिस्टिविटी होती है। किसकी रजिस्टिविटी होती है, सिल्वर की रजिस्टिविटी होती है। ऐसे आपके पास जो कॉपर की रजिस्टिविटी होगी वो 1.62 इंटू 10⁻8 ओम मीटर होगी। मतलब अगर आपके पास वुड है, आपके पास प्लास्टिक की है, आयरन है, किसी भी प्रकार का मटेरियल है, उसकी जो रजिस्टिविटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। उसको हम ना इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। ना वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, ना ही आपके पास एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा था, वैसे आपके पास रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो कहता है कि रेंज ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड अलॉय, जो आपके पास रेंज होती है किसकी, रजिस्टिविटी की, और किसकी, मेटल एंड अलॉय की, वो आपके पास क्या होगी 10⁻8 टू 10⁻6 ओम मीटर। 10 की पावर माइनस में है, इसका मतलब आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, एक लो वैल्यू आएगी। अगर आपके पास लो रजिस्टिविटी है, इसका मतलब ये दोनों आपके पास क्या है, गुड कंडक्टर है। थर्ड जो पॉइंट कहता है वो कहता है रेंज ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब कोई भी इंसुलेटर है, उसकी जो रेंज होगी वो 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर होगी। पावर आपके पास पॉजिटिव में है, इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। और रेंज आपके पास क्या होती है 10⁻12 टू
70। ये आपके पास कांस्टेंट है, इनको याद रखना पड़ेगा इन सभी पॉइंट्स को। फोर्थ पॉइंट कहता है कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। कॉपर और एल्यूमिनियम है वो आपके पास गुड कंडक्टर है, मेटल है, और उनको हम यूज किसके अंदर करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का या कॉपर का। क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी रजिस्टिविटी होती है वो आपके पास क्या होती है, लो होती है। अगर आपके पास रजिस्टिविटी लो, रेजिस्टेंस लो तो करंट आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। फिफ्थ जो पॉइंट कहता है वो कहता है कि अलॉय यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। अलॉय मैंने कहा था मेटल और अलॉय, मेटल की रजिस्टिविटी लो होती है अलॉय की बजाय, अलॉय की थोड़ी सी ज़्यादा होती है लेकिन नॉन मेटल से कम होती है, बहुत ही कम होती है नॉन मेटल से, तो मेटल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसलिए अलॉय का जो यूज करते हैं ना वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस के अंदर करते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस जैसे कि घरों के अंदर आपके पास रोड होती है, उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं। जो हीटर वगैरह होते हैं, जो जंजीर, हीटर की जो जंजीर आती है उसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, अलॉय का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनको जो जब हम इसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो थोड़ी सी हाई होती है, दे डू नॉट बर्न रेडली, और ये जलते नहीं है जल्दी से। ऐसा नहीं है कि उसकी रजिस्टिविटी हाई है तो उसके अंदर जैसे ही करंट पास होगा वो जल जाएंगे, राख हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो ये रजिस्टिविटी के आपके पास पॉइंट है, इन सभी पॉइंटों को आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। और इससे आगे आपके पास एक आता है रजिस्टर, जिसका हम सर्किट के अंदर यूज करेंगे। किसी भी सर्किट के अंदर जो यूज होता है वो रजिस्टर होता है, ना कि आपके पास एक रजिस्टेंस और रजिस्टर। आपने ड्रम काफ़ी पढ़ ली, देखो रजिस्टेंस पढ़ा है, रियोस्टेट पढ़ा है, रजिस्टिविटी पढ़ी है। ठीक है, तो तीनों को याद रखना है। अब हम जो पढ़ेंगे वो आपके पास क्या होगा, रजिस्टर होगा। कि रजिस्टर होता क्या है, देखो इससे रजिस्टर को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, सर्किट डायग्राम्स पढ़ने हैं। और सर्किट डायग्राम्स के अंदर हम जो यूज करेंगे वो रजिस्टर होगा या रेजिस्टेंस होगा। तो रजिस्टर है वो आपके पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है या आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो क्या करता है कि अपने में से एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है। रजिस्टर है वो आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, और क्या काम करेगा कि अपने अंदर से जो रजिस्टर होगा उसके अंदर से लिमिटेड अमाउंट के अंदर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेगा और वो रेगुलरली फ्लो करता रहेगा। ठीक है। और इसके जो एग्जांपल आपके लिए होते हैं वो आपके पास होगा फैन हुआ, बल्ब हुआ, टीवी, फैन, बल्ब, टीवी, ये सभी आपके पास क्या है, एक रजिस्टर होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं जो इजीली से करंट फ्लो नहीं करते, अपने में से कोई लिमिटेड अमाउंट के अंदर ही करंट को फ्लो करते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो रजिस्टर इन ए सीरीज और रजिस्टर इन ए पैरेलल होगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। डेली का होमवर्क आपको डेली करना है। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि आज नहीं कल पढ़ेंगे। और इस लेक्चर को ऐसा नहीं है कि आपको लेक्चर नंबर 5 डायरेक्ट आ जाएगा। सबसे पहले आप लेक्चर 1 पढ़ें, सेकंड पढ़ें, थर्ड पढ़ें, फोर्थ पढ़ें। आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चलना है, आपको डायरेक्ट नहीं चलना है कि लेक्चर आपने 5 पढ़ लिया और हो गया। ठीक है। खुद से नोट्स बनाने सीखो, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाएं। ठीक है। बुक से पढ़ें, बुक से रीड करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैंग्वेज अपनी हो, समझकर उसको नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं है कि बुक में से जो भी लिखा है उसको हमने उतार लिया और काम चल रहा है, उसको रट लिया, एग्जाम दे दिया। ठीक है। मार्क्स का पीछा मत करो, मार्क्स आपका पीछा करेंगे अगर आप खुद पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ मार्क्स जो होते हैं, जो एग्जाम के अंदर मार्क्स आते हैं, उनका आप पीछा ना करें, मार्क्स आपका पीछा करेंगे अगर आप बेहतर तैयारी करेंगे। आप सोच समझकर आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स तभी बनेंगे जब आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। जो आगे हम रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टेंस इन पैरेलल के अंदर पढ़ेंगे वो लेक्चर नंबर 6 होगा। ये आपके पास लेक्चर नंबर 5th है। लेक्चर 6 के अंदर हम रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर इन पैरेलल पढ़ेंगे। ठीक है। ओके बाय। आप नोट्स बनाते रहेंगे इसके। ओके बाय।